नमस्कार प्रिय साथियों, आप सभी लोग का स्वागत है नवयान कोचिंग में। तो आज हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था में आज हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो विषय पढ़ने वाले हैं, उसका नाम है फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार। और यदि मूल अधिकारों में क्या हम पढ़ने वाले हैं तो उसका नाम है स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार फंडामेंटल राइट में भी फंडामेंटल राइट आर्टिकल फंडामेंटल राइट में भी फंडामेंटल राइट स्वतंत्रता के अधिकार को क्यों माना गया है, क्यों जाता है। दरअसल अनुच्छेद 19 से लेकर के अनुच्छेद 22 तक जो हमारा फंडामेंटल राइट में जो हमारा राइट टू फ्रीडम दिया गया है, मूल अधिकारों में जो हमें स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, वो उसका स्कोप लगभग जो हमारे 6 प्रकार के अधिकार हैं, 6 प्रकार के अधिकारों में हमारा जो स्वतंत्रता का अधिकार है उसका दायरा लगभग 6 पर भारी पड़ जाता है। तो अनुच्छेद 19 में दरअसल क्या बात की गई है। अनुच्छेद 19 में क्या बात की गई, अनुच्छेद में यह परिभाषा दिया गया कि 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं अनुच्छेद 19 के तहत प्राप्त की जाएगी। कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं, 6 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। अनुच्छेद 19 के तहत आर्टिकल 19 के तहत हमें 6 प्रकार के जो है फ्रीडम वो हमें प्राप्त होते हैं। अब 6 प्रकार के जो फ्रीडम होते हैं वो क्या है। आर्टिकल 19 सब आर्टिकल्स ए, आर्टिकल 19 ए के तहत हमें क्या प्राप्त है, बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है, भाषण भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 में क्या दिया गया है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है। पहले तो भाषण, बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता तो आपको प्राप्त है, लेकिन क्या, जैसे मान लो ए कोई व्यक्ति हुआ, ए कोई व्यक्ति हुआ, एक व्यक्ति बी हुआ, इसको आर्टिकल 19 ए के तहत बोलने की स्वतंत्रता प्राप्त है। ए नामक व्यक्ति को अधिकार तो सबको प्राप्त है, आर्टिकल 19 तो सबको प्राप्त है, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको प्राप्त है। यदि ए ने आर्टिकल 19 ए के तहत, आर्टिकल 19 के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत इतना ज़्यादा बोल गया, इतना ज़्यादा बोल गया कि वहीं आर्टिकल 21 में अनुच्छेद 21 में जीवन जीने की स्वतंत्रता में सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार जो प्राप्त उनको है, यदि ये ऐसा कुछ बोल गया जिससे इसके मान हानि इसके प्रभावित होते हैं, इसका मान सम्मान कहीं न कहीं इसको, इसके मान सम्मान को कहीं न कहीं ठेस पहुँचाते हैं, तो इसका आर्टिकल 21 के तहत सम्मानजनक जीवन जीने का जो अधिकार है उसको कहीं न कहीं आर्टिकल 19 के तहत ये इसको हट कर रहे हैं, इसको, इसके अधिकार को कहीं न कहीं डिसमेंटल कर रहे हैं, आर्टिकल 19 का प्रयोग करके आर्टिकल 21 का हनन कर रहे हैं। देखिए, दरअसल जब हम फंडामेंटल राइट पढ़ेंगे, जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे, आर्टिकल्स का मतलब देखिए, पहले जो हमारा फंडामेंटल राइट है, इसका जो एक बेस है, एक बेस आपको मजबूत करना पड़ेगा, इसको एक बेसिक जानकारी आपको इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल्स तो हम याद कर सकते हैं, आर्टिकल्स याद करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जब आप एक बेसिक जानकारी आपको हो जाएगी तो आर्टिकल्स ज़्यादा याद करने में समय नहीं लगेगा। तो हमने क्या कहा, आर्टिकल 19 के तहत इसने क्या किया, भाषण का अपना प्रयोग किया, अपना भाषण का प्रयोग करके इतना ज़्यादा बोल गया कि इसके मानहानि का जो है, इसका जो अपमान, उसका अपमान किया गया, इसका जो मान सम्मान था वो, क्योंकि हमारे संविधान में आर्टिकल 19 में बोलने की स्वतंत्रता तो दी गई है, लेकिन क्या उसमें हेट स्पीच की जगह है, उसमें आप गलत नहीं बोल सकते हो, वहीं तक आप स्वतंत्र हो बोलने के लिए जहां तक कि अगले व्यक्ति के हित प्रभावित ना हो, अगले व्यक्ति का अधिकार जो है वो हनन ना किया जाता हो, उसको हनन ना करता हो। मान लीजिए आपने कुछ ऐसा बोल दिया, इसका मान सम्मान को जो है ठेस पहुंच गया, आपने कहा ये बी जो है ये बहुत बड़ा चोर है,
ये चोर है, हमारा 20,000 रुपये चुरा के लेके भाग गया। तो इसने तो चुराया नहीं ना, आपने अपनी भाषण और अभिव्यक्ति के तहत आपने क्या किया, 20-25 आदमी के बीच में क्या किया, उसको बदनाम कर दिया। कहा कि इसने जो है हमारा 20,000 रुपया लेकर भाग गया या चोरी कर लिया, अभी तक दिया नहीं। तो 20 आदमी के बीच में इसकी इमेज क्या रहेगी, इसका सम्मान क्या रह जाएगा। जो मान सम्मान इसने कमाया था वो 20 आदमियों के बीच में इसने क्या किया, अपना भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कहते हैं इसके क्या किया, फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 को इसको क्या किया, हनन कर दिया। तो इसका प्रावधान है, यदि किसी व्यक्ति को उसके मान सम्मान या हित प्रभावित उसके होते हैं तो क्या करेगा वो, धारा 499 500 के तहत मानहानि का केस इस पर दर्ज करा सकता है। इसका देखिए दरअसल 19 आर्टिकल 19 भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका विरोध कौन कर रहा है, आर्टिकल 499, आर्टिकल 499, आर्टिकल 500, ये कहीं ना कहीं इसका जो है विरोध कर रहे हैं। तो इसके तो हम तो स्वतंत्र हैं, फंडामेंटल राइट, फंडा राइट, अधिकार का मतलब, राइट का मतलब स्वतंत्रता। तो कहीं ना कहीं हम भाषण अभिव्यक्ति के तहत स्वतंत्र है, लेकिन फिर इसमें क्यों आर्टिकल 419 कहीं ना कहीं इसका जो हनन कर रहा है ना। जैसे मान लो हमने क्या किया, ठीक है, अभी आर्टिकल 21 जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे। मान लो कहीं ना कहीं ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं ना, आर्टिकल 19 और 499 500, ये जो है धाराएं आपस में लड़ रहे हैं, आईपीसी की धारा 499 और 500, और भाषण अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 कहीं ना कहीं एक दूसरे को कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आप वहीं तक इसका प्रयोग कर सकते हो जहां तक कि दूसरे के अधिकारों को ठेस ना पहुंचता हो, दूसरे के अधिकार का हनन ना होता हो। तो आर्टिकल 19 ये था। आर्टिकल 19 बी क्या है, आर्टिकल 19 बी, आर्टिकल 19 बी क्या कहता है, शांतिपूर्वक, आर्टिकल 19 बी शांतिपूर्वक बिना हथियारों को एकत्रित होने, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के किसी भी स्थान पर एकत्रित होने या सभा करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 बी क्या कहता है, शांतिपूर्वक, आर्टिकल 19 बी शांतिपूर्वक बिना हथियारों को एकत्रित होने, शांतिपूर्वक बिना हथियारों के किसी भी स्थान पर एकत्रित होने या सभा करने की स्वतंत्रता का प्रावधान क्या करता है, आर्टिकल 19 बी। आर्टिकल 19 ए बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अच्छा, आपने बोलने की स्वतंत्रता तो समझ ली, तो ये अभिव्यक्ति क्या है। तो अभिव्यक्ति का मतलब ये होता है, जैसे मान लो आपने, आपके सामने कोई व्यक्ति है, उसको आपने बोल दिया, मान लो ए ने बी को क्या किया है, चोर है, इसने हमारे पैसे चुराए हैं, अपने अपने भाषण का प्रयोग करके उसको क्या किया, बोल दिया। अभिव्यक्ति का मतलब, अभिव्यक्ति का मतलब वो होता है, जैसे आप फेसबुक पर कोई पोस्ट डाल दिए, फेसबुक पर कोई पोस्ट डाल दिए, और या फिर व्हाट्सएप पे आपने कोई पोस्ट डाल दिया, या फिर आपने किसी का कार्टून बनाकर किसी को वो नीचा दिखाकर कार्टून बनाकर किसी दीवार या पोस्टर कहीं बना के चिपका दिया आपने, तो वो अभिव्यक्ति है। आपके मन में जो था, आपके हृदय में जो था, वो किसी न किसी तरह से आपने अभिव्यक्त किया और दूसरे ने उसको समझ लिया, या फिर आई कॉन्ट्रैक्ट या फिर इशारों से अपनी अभिव्यक्ति जो है आप कर इसका प्रयोग करते हो। तो अभिव्यक्ति का मतलब ये हुआ। भाषण अभिव्यक्ति की दायरे की यदि हम बात करें, तो भाषण अभिव्यक्ति की जो अभिव्यक्ति थी, जब बाल ठाकरे साहब की मृत्यु हुई थी, बाल ठाकरे साहब जब मरे थे, तो वहाँ के जो शिवसेना के जितने भी सदस्य थे, उन्होंने क्या किया, पूरा महाराष्ट्र को पूरी दुकानें बंद करवा दी, और खुद महाराष्ट्र में जितने भी लोग थे सबने क्या की, अपनी अपनी दुकानें बंद कर रखी थी एक दिन के लिए, उनके लिए शोक सभा के लिए। सारे पूरा महाराष्ट्र बंद था। अब पूरा महाराष्ट्र बंद था, तो फेसबुक पे एक औरत ने क्या किया, एक पोस्ट डाल दिया कि एक व्यक्ति विशेष के मर जाने पर, एक व्यक्ति विशेष के मर जाने पर पूरा महाराष्ट्र को बंद कर देना क्या सही है। तो शिवसेना वालों ने, उसके समर्थक जो थे, उन्होंने क्या किया, उस औरत के खिलाफ केस दर्ज किया,
एफआईआर कर दिया। तो एफआईआर दर्ज कर दिया और उस औरत जिसने पोस्ट डाला था और एक औरत और जिसने उस पोस्ट पर लाइक या कमेंट किया था, उन दोनों को क्या किया, उन दोनों को जेल हो गया। क्यों जेल हो गया? देखिए, उन्होंने क्या किया, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग किया, लेकिन कहीं न कहीं वहाँ के जो समर्थक थे, वो उसको बहुत मानते थे, उसका मान सम्मान करते थे। तो उसको उन्होंने क्या किया, उल्टा कह दिया, उसको उन्होंने गलत बोला। तो कहीं न कहीं ये कई सारे व्यक्तियों के जो है हित प्रभावित हुए, उनके जो है कहीं न कहीं मान सम्मान को जैसे लगता है उनका जो मान सम्मान था, उनको क्योंकि मानते थे, इसलिए कहीं न कहीं उनके मान सम्मान को ठेस पहुँचा। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस औरत के खिलाफ जो है एफआईआर किया और वो दोनों औरतों को पुलिस उठा ले गई। आर्टिकल 19A, आर्टिकल 19B, सार्वजनिक बिना किसी हथियारों के। बिना किसी हथियारों के एकत्रित होने एवं सभा करने की स्वतंत्रता। बिना किसी हथियारों के, बिना किसी हथियार के एकत्रित होने एकत्रित होने एवं सभा करने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19B में इसका प्रावधान किया गया है कि आप बिना किसी हथियारों के शांतिपूर्वक, बिना किसी हथियारों के एकत्रित होने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक इसमें रहना चाहिए था। तो आप बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक किसी भी स्थान पर इकट्ठा होकर के सभा कर सकते हो। भी आप किसी भी जगह पे जा कर के 10-20-50 लोग जितने भी हो, शांतिपूर्वक बिना किसी हथियार के आप एकत्रित होकर सभाएं कर सकते हो। इसका अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 19B। तो आर्टिकल 19C, आर्टिकल 19B में यह प्रावधान किया गया। आर्टिकल 19A में ये, आर्टिकल 19B, आर्टिकल 19C में क्या गया है? आर्टिकल 19C, दरअसल आर्टिकल 9C में क्या दिया गया है कि दरअसल आर्टिकल 19C में क्या दिया गया है? आर्टिकल 19C में दिया गया है कि आप पूरे भारत में कहीं भी भ्रमण कर सकते हो, कहीं भी बस सकते हो, कहीं भी निवास कर सकते हो। इसकी स्वतंत्रता कौन देता है? आर्टिकल 19C में देश के किसी भी भाग में, किसी भी भूभाग में आप भ्रमण कर सकते हो, आप वहाँ बस सकते हो, सेटल हो सकते हो। इसकी स्वतंत्रता कौन देता है? आर्टिकल 19C के तहत भारत के किसी भी भाग में। आर्टिकल 19C में क्या दिया गया है? दरअसल आर्टिकल 19C में ये बातें की गई है कि आप संघ बनाने की स्वतंत्रता, आप कोई भी संघ बना सकते हो, यूनियन बना सकते हो, जिसके तहत आप सामाजिक कार्य के लिए या फिर कोई भी कार्य के लिए आप कोई भी संघ बना सकते हो, इस देश में संघ संचालित कर सकते हो। इसका अधिकार कौन सा है? ये अधिकार हमें आर्टिकल 19C में इसका प्रावधान किया गया है, जो हमारे फंडामेंटल राइट में स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम है। तो आर्टिकल 19C के तहत क्या अधिकार प्राप्त है? संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ बनाने की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19D की बात करें, आर्टिकल 19D में क्या दिया गया है? भ्रमण की स्वतंत्रता, भ्रमण की स्वतंत्रता, निवास की स्वतंत्रता या बस जाने की स्वतंत्रता। बस जाने की स्वतंत्रता। और 19E की बात करें, 19E में क्या दिया गया है? कोई भी जीविका चलाने, आजीविका, कोई भी व्यापार व्यापार या आजीविका चलाने की स्वतंत्रता, ये हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19 के तहत ये हमारे कुल अधिकार थे। इसमें आर्टिकल 19A भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है।
आर्टिकल 19 बी बिना किसी हथियार के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता देता है। आर्टिकल 19 सी संघ बनाने की स्वतंत्रता, यूनियन बनाने की स्वतंत्रता देता है। और आर्टिकल 19 डी भ्रमण करने की, निवास करने की या कहीं भी भारत के किसी भी भूभाग में वहाँ बस जाने की स्वतंत्रता की बात करता है। आर्टिकल 19 ई कोई भी व्यापार करने, आजीविका चलाने के लिए, कोई भी व्यवसाय करने की, कहीं भी आप भारत के भूभाग में, भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप कोई भी व्यापार कर सकते हो, कहीं भी आप आजीविका चलाने के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये आपको अधिकार कौन देता है? आर्टिकल 19 ई। अब भ्रमण की स्वतंत्रता का मतलब, आप भारत के किसी भी भूभाग में, भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में आप कहीं भी घूम सकते हो, कहीं भी टहल सकते हो, चाहे वो पर्यटक के तौर पे हो या काम के तौर पे हो या किसी भी प्रकार से हो। आप भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में कहीं भी आप घूम सकते हो, टहल सकते हो और भ्रमण कर सकते हो। और यदि आवश्यकता पड़े तो कहीं भी आप निवास कर सकते हो, कहीं भी आप बस सकते हो, वहाँ पे ज़मीन लेकर वहाँ पे बस सकते हो अपवाद के रूप में। देखिए, भ्रमण की स्वतंत्रता तो थी, इसमें अपवाद क्या था? आर्टिकल 19 डी, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण था। आर्टिकल 19 डी में दरअसल बात की गई भ्रमण की स्वतंत्रता और बस जाने की स्वतंत्रता, वहाँ पे निवास करने की स्वतंत्रता की बात की गई थी। लेकिन इसमें आर्टिकल धारा 370 जो जम्मू कश्मीर को एक विशेष स्टेटस देता था, उसको विशेष स्टेटस देने का मतलब क्या था? वहाँ का अपना अलग नियम चलता था, अलग रूल्स चलते थे, वहाँ का विधि अलग था। और वहाँ की गवर्नमेंट ये तय करती थी कि यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो यहाँ के नागरिक हैं या नहीं, यहाँ किसको नागरिकता दी जाएगी और किसको नहीं दी जाएगी। वहाँ के जो नागरिक हैं वो केवल ज़मीन जम्मू कश्मीर में, केवल जिसको नागरिकता जम्मू कश्मीर की प्राप्त है, ज़मीनें केवल जम्मू कश्मीर में वही खरीद सकता है। अन्य कोई व्यक्ति जम्मू कश्मीर में निवास नहीं कर सकता ज़मीन खरीद करके, वो एक किराए के तौर पर वहाँ रह सकता था, वो भी अगर गवर्नमेंट चाहे तो। तो ये भाषण और अभिव्यक्ति की मतलब वो भ्रमण एवं निवास या बस जाने की स्वतंत्रता को कहीं न कहीं आर्टिकल 370, धारा 370 ये हनन कर रहा था उसको, जो कि इसको अभी हटा दिया गया है। धारा 370 अभी हटा दिया गया है। इसलिए अब क्या है, हम जम्मू कश्मीर में भी बस सकते हैं, वहाँ पे ज़मीन खरीद कर वहाँ पे सेटल हो सकते हैं। अब ये क्या किया, हमें पूरे भारत के राज्य क्षेत्र में ये अधिकार अब लागू होता था, नहीं तो अपवाद के रूप में धारा 370 ये हमें इसको कहीं न कहीं हट करता था। तो बातें आर्टिकल 19 का समझ में आपको आ गया। अब आर्टिकल 20 की बात करें तो आर्टिकल 20 में दरअसल बात क्या की गई है? आर्टिकल 20 में क्या दिया गया है? दरअसल आर्टिकल 20 में ये दिया गया है, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, इसका बात कौन किया गया है? आर्टिकल 20 क्या बात करता है? आर्टिकल 20 अपराधों के लिए संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत हमें 3 अधिकार प्राप्त होते हैं। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का मतलब क्या हुआ? दोष सिद्धि के प्राप्त है, इसमें 3 अधिकार हमें प्राप्त है। 3 अधिकार कौन कौन से हैं? वो 3 अधिकार हैं, वो 3 अधिकार कौन कौन से? आपको एक अपराध के लिए आपको 3 अधिकार दिए गए हैं, 3 अधिकार। अब वो 3 अधिकार कौन कौन से हैं? पहला अधिकार, आपको किसी अपराध के लिए केवल एक बार दंडित किया जाएगा, केवल आपको एक बार सजा मिलेगी। आप भले कोई भी अपराध किए हो, उसके लिए केवल एक ही बार आपको सजा दी जाएगी, उसके लिए आपको 2 बार, एक अपराध के लिए 2 बार आपको सजा नहीं दी जाएगी। दूसरा क्या है? सजा आपको क्राइम करने के समय, आपको अपराध करने के समय जो कानून था उसी कानून के तहत, उसी विधि के तहत आपको सजा दी जाएगी, न कि पहले और बाद के कानून के तहत। और इसमें क्या है? और तीसरा क्या है? आपको अपने विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ये आर्टिकल्स राइट टू साइलेंट, राइट टू साइलेंस, चुप रहने का अधिकार आपको देता है। आर्टिकल 20 आपको एक चुप रहने का अधिकार देता है। आप आपके खिलाफ, आपके विरुद्ध आपसे कोई भी गवाही नहीं ले सकता। यह हमें तीसरा
अनुच्छेद 20 के तहत हमारा तीसरा अधिकार है। अनुच्छेद 20 के तहत हमारा जो तीसरा अधिकार है वो है राइट टू साइलेंस, चुप रहने का अधिकार। तो हमें पहले में क्या दिया गया है, एक अपराध के लिए एक ही बार दंड दिया जाएगा। एक बार दंड दिया जाएगा। दूसरा क्या है, अपराध करने के समय जो कानून था, जो विधि थी, उसी के तहत आपको सजा दी जाएगी। अपराध के समय जो नियम थे उसी के तहत आपको सजा मिलेगी, ना कि पहले और बाद में बनाए गए कानून के तहत आपको सजा नहीं जाएगी। उस समय जो कानून था, उस समय जो विधि थी, उसी के तहत आपको सजा मिलेगी। तीसरा हमने क्या बताया, चुप रहने का अधिकार। चुप रहने का अधिकार, आपके विरुद्ध स्वयं के विरुद्ध न देने का अधिकार ये आपको प्रदान करता है। तो आर्टिकल 20, आर्टिकल 19 आपको समझ में आ गया होगा। अब आर्टिकल 21 ये बड़ा ही विशेष है, तो अभी इसको हम पहले मिटा देते हैं। तो आर्टिकल 21 में क्या दिया गया है, आर्टिकल 21 इतना इम्पॉर्टेंट है, ये अधिकारों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा है, तो हमारा है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 में क्या बात की गई है, आर्टिकल 21 में ये बातें की गई है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन और एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता, भले ही को कोई भी हो। तो आर्टिकल 21 में क्या बात कही, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। क्या पहला क्या है, जीवन की स्वतंत्रता, जीवन की स्वतंत्रता, व्यक्तिगत व्यक्तिगत स्वतंत्रता। आर्टिकल 21 अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 इतना महत्वपूर्ण है, इतना महत्वपूर्ण है कि यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या किया, ये मौलिक अधिकारों में, ये मौलिक अधिकारों का हृदय, मौलिक अधिकारों का हृदय कौन है, आर्टिकल 21, ऐसा कुछ ने कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। यदि कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि फंडामेंटल राइट का या मूल अधिकारों का हृदय किसको कहा जाता है, तो वह किसको, आर्टिकल 21 को। इसे किसने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। न्यायमूर्ति जस्टिस भगवती ने क्या कहा था, लोकतांत्रिक समाज में संवैधानिक मूल्यों का महत्व आर्टिकल 21 को बताया था। ये बातें आर्टिकल 21 में दी गई थी। यदि हम देखिए, एक बात और हमने कहा, हमने बताया था कि आपातकाल के दौरान हमारे फंडामेंटल राइट को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट में पूरा हमारे जो 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट प्राप्त हैं, 6 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त हैं, उनमें हमारे सारे अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। केवल आर्टिकल्स राइट टू फ्रीडम में, स्वतंत्रता के अधिकार में, हमें जो आर्टिकल 21 है, अनुच्छेद 21 है, उसको छोड़ करके बाकी सारे अधिकार हमसे छीन लिए जाते हैं। नहीं किया जाता है। यदि हम आर्टिकल 21 के दायरे की बात करें, इसका दायरा कितना है,
तो देखिए, यदि हम आर्टिकल 21 के दायरे की बात करेंगे, इसका दायरा कितना है 21 का, तो ये लगभग 30 से लेकर 35 अधिकारों का सेट प्रदान करता है। आप सोचकर हैरान रह जाओगे कि एक आर्टिकल 21 में हमें लगभग 30 से 35 तक के अधिकार हमें आर्टिकल केवल 21 देता है। अनुच्छेद 21 केवल हमें 30 से 35 अधिकार प्राप्त करता है। उसमें कुछ मुख्य अधिकार जो है वो मैं आपको लिखवा देता हूँ। आर्टिकल 21 का दायरा कितना है, इसके दायरे की बात करें, इक्कीस का दायरा पहला पहला कौन सा है, पहला कौन सा है, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। दूसरा, प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार। अनुच्छेद 21 के दायरे की बात करें तो इसमें लगभग हमने बताया कि इसमें लगभग 30 से लेकर 35 तक के अधिकार हमें प्राप्त हैं, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण हम अधिकार जो हैं वो आपको हम बता दे रहे हैं। मानवीय गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार, एक जीवन जिया जाता है, एक गरिमा के साथ सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार हमें आर्टिकल 21 में प्राप्त है। सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार, मानवीय गरिमा के साथ जीने का अधिकार। दूसरा है प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार, का मतलब हमें शुद्ध वायु का अधिकार है। शुद्ध वायु अधिकार का मतलब देखिए, यदि हमने बात की आपको कहीं ना कहीं यदि हम आर्टिकल्स में देखेंगे तो कहीं ना कहीं टकराव क्लेश का क्या किया, आर्टिकल 21 में क्या किया, प्रदूषण प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार हमें प्राप्त है। लेकिन वहीं आर्टिकल 25 में राइट ऑफ रिलीजियस, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार में उसमें क्या दिया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता में दिया गया है, जिससे हम धार्मिक स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। हमने क्या किया, दिवाली में पटाखे फोड़ना शुरू कर दिए। तो ऐसे में हम बगल में रह रहे हैं, हमें प्रदूषण मुक्त हवा का अधिकार है, तो कहीं ना कहीं पटाखे फूट रहे हैं, कहीं ना कहीं वातावरण तो दूषित होगा, तो हमें शुद्ध वायु कहाँ से मिल पाएगी। तो ये अधिकार कहीं ना कहीं आर्टिकल्स आपस में क्लैश करते हैं। जैसे मान लो आर्टिकल 21 आर्टिकल 25 क्लैश करता है। हम आगे पढ़ाएंगे। सोने का अधिकार, सोने का अधिकार प्राप्त है हमें, राइट टू स्लीप प्राप्त है। और क्या, ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अधिकार। ध्वनि प्रदूषण, मान लो आपको ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ आपके अधिकार हैं, वहीं किसी का विवाह हो रहा हो, शादी हो रहा है, वो डीजे बजा रहा है, तो कहीं ना कहीं ध्वनि प्रदूषण तो हो रहा है ना, डीजे बजा रहा है या फिर कोई भी बाजा बजा रहा है, तो ऐसे में ध्वनि को प्रदूषित कर रहा है। ध्वनि को, शादी विवाह में कोई डीजे बजा रहा है, रात में लेके जा रहा है, एक तो आपके ध्वनि प्रदूषण का जो है ये अधिकार है, उसके खिलाफ जो अधिकार है वो हनन हो रहा है। दूसरा, राइट टू स्लीप, यदि आपको सोने का अधिकार प्राप्त है, तो आप सो रहे हो, किसी की शादी हो रही है तो डीजे लेके जा रहा है बजा के, तो आपको कहीं ना कहीं राइट टू स्लीप, सोने का अधिकार जो है उसका आपको हनन कर रहा है। उसके लिए प्रावधान किया गया है कि आप 10 बजे के बाद आप बाजा नहीं बजाएंगे। आपकी शादी है, आप 10 बजे तक बाजा बजाइए, इसके बाद उस पर बैन लगा दिया गया है। लेकिन मानवता के तौर पर लोग रात भर बजाते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको 10 से 11 बजे तक आप बाजा बजा सकते हो। इसके बाद आपको, यदि इसके बाद आप बजाते हो तो कहीं ना कहीं दूसरे व्यक्ति के अधिकारों का हनन होता है। राइट टू स्लीप का जो है कहीं ना कहीं आप उसका हनन कर रहे हो, इसलिए ये राइट टू स्लीप प्राप्त है। हमें ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अधिकार प्राप्त है। खतरनाक उद्योगों के खिलाफ अधिकार प्राप्त है। एकांत रहने का अधिकार प्राप्त है, हम एकांत में रह सकते हैं, एकांत में रहने का अधिकार प्राप्त है। आश्रय का अधिकार प्राप्त है। स्वास्थ्य का अधिकार प्राप्त है। और 6 से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार प्राप्त है। निःशुल्क कानूनी सहायता लेने का अधिकार प्राप्त है। विदेश यात्रा करने का अधिकार प्राप्त है। और बंधुआ मजदूरी के खिलाफ आपके अधिकार प्राप्त है। किसी
राज्य के बाहर आपको राज्य से ना निकाला जाए, इसके खिलाफ आपके अधिकार प्राप्त है कि कोई भी राज्य आपको उस राज्य से बाहर आपको नहीं निकाल सकता है, ये अधिकार आपके प्राप्त हैं। सार्वजनिक फांसी के विरुद्ध आपके अधिकार प्राप्त है कि यदि आपको फांसी की सजा हो गई है तो आपको सार्वजनिक स्थान पर फांसी नहीं दी जाएगी, आपको एकांत जगह पर फांसी दी जाएगी, ये अधिकार आपको प्राप्त है। सुनने का अधिकार प्राप्त है आपको कि आप कोई भी बात आप सुन सकते हो। मान लो गांव में कोई क्राइम हो गया, कोई थाना पुलिस वाले लोग आए, पुलिस दरोगा आए और यदि आप वहां गए तो आपको भगा दिया वहां से, तो आपको सुनने का अधिकार प्राप्त है, आपको देखने का अधिकार प्राप्त है। इसलिए आपको सुनने का अधिकार प्राप्त है, सोने का अधिकार आपको प्राप्त है, ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ अधिकार आपको प्राप्त है, बिजली का अधिकार है, कैदी को जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। कैदी को जीवन की आवश्यकताएं प्राप्त करने का मतलब ये नहीं हुआ कि आपको जेल में जो है आपको दारू और मुर्गा आपको मिले। जीवन जीने के जो आवश्यक चीजें होती है उसका आपको अधिकार उसका प्राप्त है, ये अधिकार प्राप्त है। तो ऐसी प्रकार से करीब 30-32 आपको अधिकार इसमें मिलेंगे, जिस पर एक एक पर अगर हम चर्चा करेंगे तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो ये था हमारा आर्टिकल 21। और आर्टिकल 22 क्या बात करता है? अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण मतलब क्या हुआ? अगर किसी व्यक्ति को हम लिखते हैं, पहले लिख देते हैं, अगर किसी व्यक्ति को हमने क्या किया, आर्टिकल 22 में बातें की गई है, अगर किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो ऐसे में उसको 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं, आपको 3 प्रकार के उसके अधिकार प्राप्त हैं। ऐसे में उसको 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। वो कौन कौन से अधिकार हैं? पहला हमारा क्या है? पहला, हिरासत में लेने का कारण उसको बताना होगा। दूसरा क्या है? यदि हिरासत में ले लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा। दंडाधिकारी के समक्ष पेश करना होगा और उसे अपने मनपसंद वकील से सलाह लेने का भी अधिकार होगा। ये 3 अधिकार इसमें आर्टिकल 22 में, अगर किसी व्यक्ति को किसी मनमाने ढंग से पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया है तो उसको ऐसे में 3 अधिकार प्राप्त हैं। हिरासत में लेने का उसको कारण बताना होगा, वो पूछ सकता है कि क्या कारण है जो हमें हिरासत में लिया गया है। दूसरा, यदि हिरासत में लिया गया है तो 24 घंटे के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश करना होगा, उसको दंडाधिकारी के समक्ष उसको पेश करना होगा। और हमें तीसरा अधिकार इसमें क्या दिया गया है, उसको अपने मनपसंद वकील से कानूनी सहायता या कानूनी सलाह लेने का भी उसको अधिकार है। ये था हमारा फंडामेंटल राइट में स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम। जो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।